बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद अब्बास, रमज़ानी छोटे शहरीन से। इससे पहले कभी भी मैंने अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं की, स्पेशली पॉलिटिक्स के हवाले से। ये मेरी पहली वीडियो है, जो कि मैं समझता हूं कि नहायत ही अहम है इस वक्त अपनी नौजवान नस्ल को पाकिस्तान की तारीख़ और माज़ी के हवाले से बताना बिल्कुल इंतहाई ज़रूरी है। तो इसी सिलसिले में मैं हाज़िर हुआ हूँ। इस वक्त हमारे मुल्क, प्यारे वतन पाकिस्तान में सियासी, समाजी और मुआशी अदम इस्तेहकाम अपने अरूज पे है। हर तरफ बेयकीनी है, दहशतगर्दी और अनारकी बिल्कुल अपने अरूज पे है। हम इस तमाम सूरत हाल का अगर तज्ज़िया करें तो हमें पाकिस्तान के अवाइल यानी 1947 में जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम अपनी तारीख़ पे, हम अपने माजी पे नज़र नहीं दौड़ाएंगे, हम मौजूदा हालात की हकीकत को मुकम्मल और बेहतर अंदाज में नहीं समझ सकते। जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उसे दर्ज झेल अहम मसाइल का सामना था। सबसे पहले सियासी अदम इस्तेहकाम था। उस वक्त भी कुछ लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान, चूँकि ये ख़ित्ता जो था वो सियासी तौर पे मुकम्मल तौर पे मुस्तहकम था, तो इसी वजह से तो पाकिस्तान वजूद में आया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान उस वक्त मौजूदा हालात से भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात में था। ये तो क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की इंतहाई कैदाना और मुदब्बराना सलाहियतें थीं, जिनकी वजह से ये मुल्क वजूद में आ गया, वरना उस वक्त भी ज़ालिमों ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी हाँ, बरसगीर पाक व हिंद की मुस्लिम मजहबी जमातें, जिनमें जमात इस्लामी सर फहरिस्त है और जमीयतुल उलमा देवबंद, मजलिस एहरार और काफ़ी सारे सियासी जमातें, स्पेशली मुस्लिम कांग्रेसी लीडर्स, और इस खित्ते के जो मौजूदा पाकिस्तान है, इस खित्ते के फ्यूडल्स यानी जागीरदार, नवाब और सनतकार इस मुल्क के सख्त मुखालिफ थे। लेकिन इसके बावजूद भी ये मुल्क बन गया और इस मुल्क के बनने में सबसे पहले जो करारदाद पास हुई वो सिंध असम्बली में हुई, और सबसे ज़्यादा जो सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा इस मुल्क को बनने में, वो पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और कुछ कौम परस्त लीडर्स की तरफ से भी। अब वो कौन कौन से लोग थे, वो आप किसी भी गैर जानबदार तारीख को पढ़ के उस तफसील में जा सकते हैं। चूँकि यहाँ वीडियो में वक्त कम है, कि कम से कम वक्त में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात बता सकूं, तो हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो मसला था वो मजहबी शिदत पसंदी थी। चूँकि मुल्क पाकिस्तान के असास दो कौमी नज़रिया क़ायद-ए-आज़म के 14 नकात की बुनियाद पर वजूद में आया, तो इसके अवाइल से ही मजहबी शिद्दत पसंदी जो थी वो अपने अरूज पे थी। समाजी अदम इस्तेहकाम, समाजी तौर पे भी ये कौम तकसीम थी। पाकिस्तान के फ़ौरन बाद ही क़ायद-ए-आज़म की वफ़ात हो गई। यूँ मुल्क के करता धरता फ़ौजी जर्नैल, जागीरदार और सनतकार बन गए। जर्नैल शाही की बार बार मुदाखलत ने मुल्क का वजूद ही खतरे में डाल दिया, और जनरल अयूब के मोहतरमा फातिमा जनाह और दूसरे सियासी मुखालफिन पे बेपनाह मज़ालिम, तशद्दुद, कत्ल व गारत ने आवाम का रियासत से एतमाद का रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। और फिर जनरल याहिया और जनरल न्याज़ी के इक़दामात ने तो चलती पे तेल का काम किया। जी हाँ, और इन्हीं बुज़दिल और नाअहल जर्नैल्स की वजह से मुल्क दो लख्त हो गया, और मुल्क के इस टूटने का जो सारा बोझ है वो भुट्टो और अयूब, अपना भुट्टो और मुजीब पे आ गया। हालांकि इस मुल्क के तबाही और दो लख्त होने में
सबसे ज़्यादा किरदार इन 3 जर्नैल्स का है, जनरल अयूब, जनरल याह्या और जनरल नियाज़ी। ये तीनों अशख़ास ही इस मुल्क की बुनियादी तबाही के ज़िम्मेदार हैं। इनकी वजह से ही सियासी, मुआशी और समाजी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। बांग्लादेश, जो मौजूदा बांग्लादेश है, उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान था, उसके अवाम में एहसास कमतरी पैदा हुआ और एक गैर यकीनी बेएतमादी पैदा हुई। इनके इक़दामात की वजह से, इनकी नाइंसाफ़ियों की वजह से यूँ ये मुल्क टूट गया। इसके बाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए। भुट्टो आए तो मुल्क दो लख्त होने के बाद सियासी, समाजी और मुआशी लिहाज से मुकम्मल तबाह था। 90,000 फ़ौजी, 10,000 से ज़ायद सिविलियंस ऑफिसर्स भारतीय कैद में थे। पाकिस्तान न सिर्फ जंग में टुकड़े टुकड़े हुआ था, बल्कि मगरबी पाकिस्तान के भी बहुत से इलाकों पे इंडियन फ़ौज का कब्जा हो चुका था। इंतहाई मखदूश हालात में भुट्टो ने थर्ड वर्ल्ड समेत पूरी दुनिया के तूफ़ानी दौरे किए और बड़ी ताकतों को कैल करने में कामयाब हो गए कि इनके दबाव पे फातेह और मगरूर भारत मुज़ाकरात की मेज़ पे बैठने के लिए रज़ामंद हो गया। ये भुट्टो का ही कारनामा था और यूँ कामयाब सफारतकारी और बेहतरीन लीडरशिप की खसूसियात के हामिल भुट्टो ने भारत से न सिर्फ अपने तमाम कैदी छुड़ा लिए, बल्कि मगरबी पाकिस्तान के काफ़ी सारे मकबूजा इलाके भी वापस ले लिए। लेकिन याद रहे, कुछ इलाके अब तलक भी तब से इंडिया के कब्ज़े में हैं, जिनमें गिलगित बाल्टिस्तान के कुछ इलाके और शुमाली पाकिस्तान के भी काफ़ी इलाके अब तलक इंडिया के कब्ज़े में हैं। बहरहाल भुट्टो ने अपनी बेहतरीन सफारतकारी और लीडरशिप की क्वालिटीज़ से सरशार होकर इस मुल्क को वापस ट्रैक पे लाया। मुल्क को वापस ट्रैक पे लाने के लिए भुट्टो ने बहुत ज़्यादा पापड़ बेले, जगह जगह के दौरे किए, हर मुल्क के दौरे किए, बल्कि उन तमाम ममालिक के दौरे किए जिनका नाम पहले पाकिस्तान में सुना नहीं गया था। जैसे आजकल वो दिहाड़ीदार सियासतदान कहते हैं कि बिलावल यहाँ जा रहा है, कभी तो वहाँ जा रहा है, ऐसे ऐसे ममालिक में जा रहा है जिनका नाम हमने पहले कभी सुना ही नहीं। ओ भाई, आप लोगों ने तो कुछ सुना ही नहीं है, आपको तो GHQ के दरवाज़ों के अलावा कुछ पता ही नहीं है। ना तो आप सियासत जानते हैं और ना ही सफारतकारी के असूल जानते हैं। तो बजाय इसके कि आप अपने भोंडे अंदाज से बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर तनकीद करें, बेहतर है कि आप उनके तलवे चाटें जहाँ से आपको कुछ हासिल होना है। जी हाँ, बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। भुट्टो ने न सिर्फ सफारती सतह पे बल्कि दिफाई लिहाज से भी मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए अमली इक़दामात शुरू कर दिए। जी, सबसे पहले फ़ौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। फ़ौज के अंदर बहुत से इंटेलिजेंस सर्विसेज के डिपार्ट्स कायम किए और सबसे अहम पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया। तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को न सिर्फ मदऊ किया, बल्कि एक टेबल पे बिठाकर मुत्तहद होने में अहम किरदार अदा किया और मुकम्मल तौर पे कश्मीर के हवाले से, भारत के हवाले से और पाकिस्तान के एटॉमिक प्लान के हवाले से उन्हें अपना हमनवा बना लिया। न सिर्फ हमनवा बना लिया, बल्कि पाकिस्तान जैसे मुआशी तौर पे बिल्कुल ही तबाह हाल मुल्क के लिए एटॉमिक प्रोग्राम शुरू करने का ना तो कोई बजट था, ना ही कोई फंड था। तो दो इंतहाई अहम ममालिक से वो बहुत बड़ा फंड लेने में भी कामयाब हो गए। जी हाँ, सबसे बड़ा एहसान है पाकिस्तान पे जिस शख्सियत का, उसका नाम है कर्नल कज़ाफ़ी। लीबिया के ये हाकिम थे। तकरीबन पाकिस्तान के एटमी प्लान पे जो सबसे ज़्यादा पहला ख़र्चा आया या जो उसे स्टार्ट करने में हमारे एक्सपेंस हुए या जो फंड्स हमारे वहाँ पे लगे, उसका तकरीबन 80% सिर्फ जनरल कज़ाफ़ी ने अदा किया।
और तकरीबन कहते हैं कि बाकी का जो 10% है या 20% है, उसमें से काफ़ी हद तक शाह फैसल और शाह ईरान ने अदा किया था। बहुत से दोस्त इस बात से बेखबर होंगे कि जनरल कज़ाफ़ी और शाह ईरान और शाह फैसल भुट्टो के ज़ाती दोस्तों में शुमार होते थे और बहुत ही करीबी दोस्तों में शुमार होते थे। जी हाँ, यही 3 सरबराहान थे जिन्होंने मुकम्मल और खुलकर भुट्टो का साथ दिया और उसका खमियाजा भी भुगता। जी हाँ, ये तीनों लीडर्स ही कत्ल हो गए और बहुत ही अ, बुरे हालात में कत्ल हुए। एक को फांसी लगा दिया गया, दूसरे को भतीजे से कत्ल करवा दिया गया और तीसरे को अपने ही अवाम में, अपने ही मुल्क में सरेआम घसीटते हुए इंतहाई कसम परसी की हालत में कत्ल कर दिया गया। और बहुत ही कम मुद्दत में एक ज़बरदस्त इनकलाबी इकदाम ये किया कि इस बेआइन मुल्क को एक मुकम्मल मुतफ़िक़ा इस्लामी आइन दिया। ये मुल्क जब से वजूद में आया था, इसकी ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन थी, ना ही कोई आइन था, ना ही कोई ज़ाब्ता था, ना ही कोई कवानीन थे। बस जिसकी लाठी उसकी भैंस के असूल पे ये चल रहा था। तो ऐसे मुल्क को सबसे पहले डॉक्यूमेंटेड किया, मतलब इसके जैसे आप आम ज़बान में समझें कि इसका लेटर और कापी तैयार किया, इसे बाकायदा तौर पे एक जायज़ और डॉक्यूमेंटेड कंट्री बनाया। ये भी भुट्टो साहब का एक बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा इसके अवाम को उनकी शनाख्त दी, उनकी पहचान दी, उनका शनाख्ती कार्ड दिया, उनको पासपोर्ट दिया और यूँ उनके बैरून ममालिक जाने के रास्ते खुले। बैरून ममालिक में एक बदहाल पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बैरून ममालिक में रोज़गार के दरवाज़े खुले और यूँ पाकिस्तान तरक्की की पटड़ी पे आ गया। इसके अलावा सबसे अहम जो कदम था भुट्टो साहब का, वो पाकिस्तान में ज़ैली अदारों का क़याम है। तालीमी यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेजेस, स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बेसिक हेल्थ यूनिट्स RHCs, इनका क़याम भुट्टो साहब ने किया। लेकिन पाकिस्तान की ये तरक्की, पाकिस्तान की ये फलाह और मजबूती उसके दुश्मनों को एक आँख भी ना आई। उन्होंने अपने एजेंट्स जो उनके यहाँ पे मोहरे थे और कठपुतलियाँ थी, उनकी बागें हिलाई और उन्हें भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक्टिव कर दिया। और इस एक्टिविटी में फिर से पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें यकजा हो गईं। जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त सबसे ज़्यादा क़याद-ए-आज़म मुखालफत की थी, वही लोग भुट्टो के मुखालिफ हो गए। जी, सबसे ज़्यादा इस्लाम के नाम लेवा जमात इस्लामी, जमियत उलमाए देवबंद, जमियत उलमाए ये बरेलवी ग्रुप और मेरे ख़्याल में कादियानी और उसके अलावा कुछ और भी सियासी लोग थे। तो इन लोगों ने एक इत्तेहाद बनाया भुट्टो साहब के ख़िलाफ़, जिसका नाम था नौ सितारे। इन्होंने मिल के भुट्टो को बेबस करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए, प्रेशराइज़ करने के लिए मुल्क में अनारकी फैलाई, दहशत फैलाई, बेयकीनी फैलाई, जल से जुलूस किए और इनको मुकम्मल तौर पे अमेरिका ने ना सिर्फ फंड्स दिए बल्कि सफारती और मीडियाई सपोर्ट भी फराहम की। भुट्टो के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने में इस्तेमाल की मगरिब की मशीनरी इस्तेमाल हुई और यहाँ पे अफराद या अफरादी क़ुव्वत जो थी वो हमारे मुल्लाओं और सियासी जमातों ने मुहैया की और यूँ अमेरिका के सबसे अहम मोहरे जनरल ज़िया उल हक ने पाकिस्तान में मरसला लगा दिया। पाकिस्तान में मरसला लगते ही भुट्टो से तो ज़िया के ज़रिए अमेरिका ने जान छुड़ा ली, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान पे एक और मुसीबत आन गिरी, जिहाद के नाम पे। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान को या पाकिस्तान में किराए की फ़ौज का रिवाज शुरू हुआ। जी,
उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान से जनरल ज़िया से इसकी फ़ौज नाम नहाद जिहाद के नाम पे किराए पे ली और अफ़गानिस्तान में रशिया के ख़िलाफ़ जंग की। पाकिस्तान को कुछ 4 से 5 अरब डॉलर दिए गए और उस ज़्यादा दौर में पाकिस्तान का तकरीबन 60 से 70 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। पाकिस्तान में क्लाशनकोफ कल्चर, हेरोइन और दहशतगर्दी, फ़िरका वारियत अपने अरूज पे थी। ये सब चीज़ें, ये सब मसाइल, ये सब खबासतें ज़िया दौर की देन हैं। जी हाँ, जब ज़िया से अपने मकासद पूरे कर लिए अमेरिका ने, तो उसे भी कत्ल करवा दिया। ज़िया के कत्ल के बाद मशरूत तौर पे इक़्तिदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को सौंपा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने बहुत ही कलील मुद्दत में, तकरीबन पौने 2 साल या 2.25 साल का दौर है मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा का, उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इक़दामात किए, स्पेशली ख़वातीन की तालीम और तरक्की के हवाले से और उनके रोज़गार के हवाले से बहुत ही एहसन इक़दामात किए। फिर पाकिस्तान के आइन को दोबारा बहाल किया, काफ़ी हद तक कामयाब रहीं, लेकिन उनकी किरदार कशी की गई, उनके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई और उस मुहिम का सरगना था आज का नाम नहाद नेल्सन मंडेला नवाज शरीफ। जी हाँ, मोहतरमा के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुहिम चलाई गई, कुफ्र, गद्दारी और बेहरा रवी के फतवे लगाए गए। वो कौन सा जुल्म था जो भुट्टो की बेटी पे न ढाया गया। भुट्टो के एक बेटे को बैरून मुल्क कत्ल कर दिया गया, दूसरा खुद साख्ता जलावतनी पे मजबूर था, उसे भी दहशतगर्द करार दे दिया गया। रेडीमेड तंजीम के नाम से, अल जुल्फ़कार के नाम से उसे दहशतगर्द बनाया गया मीर मुर्ज़ा भुट्टो साहब को। बहरहाल उसके बाद इक़्तिदार नवाज शरीफ को मिला, फिर नवाज शरीफ के साथ भी वही असर हुआ जो बेनज़ीर के साथ हुआ। उसकी हुकूमत भी कुछ अर्से बाद ख़त्म कर दी गई। फिर दोबारा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब को हुकूमत बनाने का मौका मिला, तो हमारे ही शहर छोटे ज़ेरीन के एक जागीरदार, एक फ्यूडल ने गद्दारी की। उस गद्दार ने, उस मोहसिन कुश ने, उस एहसान फरामोश ने मोहतरमा शहीद की वो हुकूमत ख़त्म कर दी जब मोहतरमा अपने भाई के फातिहा पे बैठी हुई थी। उस वक्त इस जालिम ने मोहतरमा शहीद की पीठ में खंजर घोंपा और अपनी असलियत दिखाई। इतनी नाजुक और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल का सामना था मोहतरमा को भी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को भी और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी, लेकिन इसने उसका ख्याल नहीं किया, बल्कि अपने आकाओं के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए मोहतरमा शहीद की हुकूमत ख़त्म कर दी। उसके बाद ज़बरदस्ती नवाज शरीफ को लाया गया और नवाज शरीफ ने फ़ारूक लगारी के साथ भी वही अशर किया जो फ़ारूक लगारी ने मोहतरमा शहीद के साथ किया था। फिर नवाज शरीफ की बारी आई तो उसको भी ज़्यादा वक्त नहीं मिला। बहरहाल उसने काफ़ी बेहतर काम किए इस दौर में। ये पीपल्स पार्टी के लिए और उसके कारकुनों के लिए तो इंतहाई सख्त तरीन दौर था, ज़िया-उल हक का भी और नवाज शरीफ के भी दोनों अदवार पहले। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि लूली लंगड़ी ही सही लेकिन जमहूरियत तो थी। लेकिन ये जमहूरियत, ये तरक्की, ये मस्बतपन पाकिस्तान के दुश्मनों को एक आंख भी नहीं भाता। फिर उन्होंने अपने एक और मोहरे, एक और कठपुतली मुशर्रफ को आगे किया और यूँ नवाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म कर दी गई। फिर एक तवील दौर रहा मार्शल लॉ का और इस बार इस डिक्टेटर ने भी अमेरिका को अपनी फ़ौज रेंट पे दे दी, अपना मुल्क रेंट पे दे दिया, अपने मुल्क के जो फ़ज़ाई और बरी अड्डे हैं या कैंप्स हैं, बेस कैंप्स थे, एयर कैंप्स थे, वो रेंट पे दे दिए। अपनी आर्मी भी यूटिलाइज़ की अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़, तालिबान हुकूमत के ख़िलाफ़, अल-कायदा के ख़िलाफ़। और इस बार भी कोई 3-4 अरब डॉलर के एवज़ इस बदबख्त ने मुल्क को तकरीबन 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। दहशतगर्दी इतना हुई कि जो डॉक्यूमेंटेड है, मतलब डेटा जो हमारे पास मौजूद है ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल पे,
तकरीबन 84 से 90 हज़ार लोग इस जंग में हमारे अपने मारे गए, दहशतगर्दी के ज़रिए। कोई बारगाह में, कोई मसाजिद में, कोई रेलवे स्टेशंस पे, कोई बस अड्डों पे, कोई खेल के मैदानों में मारे गए, कोई कहाँ मारा गया और कोई कहाँ मारा गया। फ़िरका वारियत भी इस दौर में हस्ब साबिक़ अपने अरूज पे रही। और पाकिस्तान जो मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे और सियासी तौर पे तन्हा होता गया। तो ये कहानी कोई एक दिन की नहीं है, 2 दिन की नहीं है। ऐसा नहीं है कि इमरान नियाज़ी ने ही ये मुल्क ख़राब कर दिया या ख़त्म कर दिया या तबाह कर दिया। इसको तबाह करने में बड़ी मेहनत की है हमारी फ़ौज ने और हमारी अदलिया ने, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, फिर इन एस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए दिहाड़ीदार सियासतदानों ने पूरी तनदेही से काम किया है। मतलब किसी ने कसर नहीं छोड़ी इसमें। जितना जिससे बन पाता था, जितना जिससे हो सकता था, तो उसने अपनी ताकत, अपनी औकात से ज़्यादा कोशिश की है इस मुल्क को तबाह करने में। मतलब किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, इसमें सबसे जो अहम किरदार रहा है वो हमारी पाक फ़ौज का है और अदलिया का है और ब्यूरोक्रेसी का है, इस मुल्क को तबाह करने में, बर्बाद करने में। और उनके कारिंदों का या मोहरों का किरदार अदा किया है हमारे दिहाड़ीदार सियासतदानों ने। हमारा दिहाड़ीदार सियासतदान कौन है? अब आप पूछेंगे कि दिहाड़ीदार सियासतदान कौन है? ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं भाई। ये जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब्स देखते हैं, मतलब ये मशहूर हैं बड़े, तकरीबन ये 130 140 ये है इनकी तादाद पाकिस्तान में, और हमेशा ये रहती है। मतलब इतनी ही कमोबेश, कभी 130, कभी 140, कभी 150 से भी ये बढ़ जाते हैं। तो ये किराए के सियासतदान हैं सारे, मतलब उनके ही बंदे हैं दरअसल, एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं ये। अदलिया भी इन्हें इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान की एजेंसीज़ भी इसे यूज़ करती हैं, बल्कि कुछ इलेक्ट्रिक बल्ब्स तो ऐसे भी हैं जिनको डायरेक्टली सीआईए, मोसाद और दूसरी जो गैर मुल्की एजेंसीज़ हैं वो यूज़ करती हैं, और उनके कॉन्टैक्ट्स भी मिले हैं इस हवाले से। तो ये बड़ा हसास मौजू है, बहुत ही अहम मौजू है। इस मौजू के मंज़र आम होने पे या मेरे डिस्कशन के पोस्ट होने के बाद मेरे लिए मसाइल भी क्रिएट होंगे डेफ़िनेटली। लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि बिल्कुल आज कुछ मैं अपने इलाके के लोगों को, अपने वसेब के लोगों को, जो सोशल मीडिया पे मेरे साथ टच हैं, उन्हें कुछ हक़ाइक़ बताऊँ। बच्चों को, ख़ुसूसन नौजवानों को, यूथ को, या जो लोग बुक्स से टच नहीं है, क्योंकि आज दौर आ गया है मोबाइल का, सोशल मीडिया का दौर है। तो हर बच्चे के पास, हर नौजवान के पास, हर यूथ के पास जो है ना, वो सेल फ़ोन है। तो उन्हें वही सोशल मीडिया पेजेस हैं प्रोपेगेंडे के, जो कि इस्तेमाली ताकतें बड़े बेहतरीन अंदाज से चला रही हैं, तो उन्हें वही नज़र आते हैं। बुक्स का शौक़ ख़त्म हो चुका है, तारीख़ से किसी को कोई मतलब नहीं है, माज़ी में कोई जाना नहीं पड़ता, किसी को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए भी सब कुछ मोबाइल में मिल जाता है, और वक्त गुज़ारी के लिए भी सब कुछ यहाँ मौजूद है। तो वो व्लॉगर्स के या यूट्यूबर्स के तज्ज़ियात या तबसरे सुनकर ख़ुद को बड़ा सियासतदान समझने लग जाते हैं, और बहुत ही बड़ा मुअर्रिख़ बन जाते हैं वो। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे दोस्तों के लिए है ये। तो दोस्तों से सबसे जो अहम गुज़ारिश है वो ये है कि ख़ुद में कुतुब बीनी का शौक़ पैदा करें, बुक्स पढ़ें काइंडली, तारीख़ की, सियासत की, और जो समाजी इश्यूज़ पे लिखी गई बुक्स है वो लाज़मी पढ़ें। बुक्स आपके बेहतरीन दोस्त भी हैं और आपके बेहतरीन मुअल्लिम भी हैं, आपके साथी हैं और आपके सालेह हैं। तो बुक्स का शौक़ पैदा करें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत वक्त बुक्स को लाज़मी दिया करें। इससे आपके इल्म में, आपकी तरबियत में और आपकी फ़ैसला करने की ताकत में जो है ना वो बेहतरी आएगी। जी, बहरहाल फिर हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। मुशर्रफ के दौर में दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लसानियत अपने अरूज पे रही। मुआशी तौर पे भी ये मुल्क ज़ेवल पज़ीरी की तरफ तेज़ी से बढ़ा। फिर मुशर्रफ ही के दौर हुकूमत में भुट्टो की बेटी को सरेआम अपने बाबा की कत्लगाह के बिल्कुल करीब कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पीपल्स पार्टी की लूली लंगड़ी हुकूमत आई,
उस हुकूमत की राह में इतने रोड़े अटकाए गए, इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इतनी ज़्यादा उसे कभी अदलिया की तरफ से, तो कभी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, तो कभी ब्यूरोक्रेसी की तरफ से मसाइल का सामना रहा कि वो बेहतर तरीके से काम ना कर सकी। लेकिन सदर ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी और पीपल्स पार्टी के दोस्तों की ये बहुत बड़ी हिम्मत है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा कोई सी हुकूमत ने अपना 5 साला पार्लियामेंटेरियन पीरियड्स जो है वो पूरा किया। मतलब 5 साला दौर जो था वो मुकम्मल किया। ये पहली दफ़ा मुमकिन हुआ। इसी दौर में 18वीं तरमीम आई। इस 18वीं तरमीम की वजह से मुल्क में 1973 ईस्वी का आइन दोबारा बहाल हो गया। ये बहुत ही खुश आइन इकदामात थे। और इसी दौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही इसी दौर में बहुत ही अहम और मेगा प्रोजेक्ट्स स्टार्ट हुए, जिनमें से सी पैक, BSP और पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा ना सिर्फ ये शुरू हुए बल्कि काफ़ी हद तक इन पे काम भी हो गया था और शुरू हो गया। लेकिन बदकिस्मती से मुशर्रफ की बाक़ियात और इस्तेमार की एजेंट्स ने ज़रदारी साहब को मुकम्मल और आज़ादाना काम नहीं करने दिया, क्योंकि ज़रदारी साहब ने अमेरिका को नुकसान दिया था, उनके एयर बेसिस खाली करवाए थे, नेटो की जो सप्लाई लाइन थी वो काट दी थी, और चाइना के साथ एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट साइन कर लिया था। और अमेरिका के ही मुखालिफ ईरान के साथ एनर्जी का मुआहदा कर लिया, स्पेशली गैस पाइपलाइन का। तो डेफिनेटली पीपल्स पार्टी या उसकी क़यादत अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं थी शुरू से ही। और जरदारी साहब के इन इक़दामात के बाद तो बहुत मुश्किल था कि अगली हुकूमत जरदारी साहब की या पीपल्स पार्टी की बनती। तो यही हुआ बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि पीपल्स पार्टी को 2013 में अपनी कैंपेन तक नहीं चलाने दी गई। TTP के ज़रिए, दहशतगर्द ग्रुपों के ज़रिए उसे इतना थ्रेट कर दिया गया। इवन के एक्स प्राइम मिनिस्टर गिलानी साहब के बेटे को अगवा कर लिया गया दौरान कैंपेन। सलमान तासीर गवर्नर पंजाब को कत्ल कर दिया गया, शहबाज भट्टी को कत्ल कर दिया गया और सलमान तासीर के बेटे को अगवा कर लिया गया। मतलब ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर जलसे पे, हर कॉर्नर मीटिंग्स पे सुसाइडर्स के ज़रिए अटैक करवाए गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही बेबस हो गई 2013 के इलेक्शन में। डेफिनेटली फिर रिजल्ट भी वैसा ही आना था। पीपल्स पार्टी हार गई और नून लीग जीत गई। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट की कदर में, उसके एहतराम में उस इंतखाबात को कबूल किया, उस ज़बरदस्त धांधली को कबूल किया और पार्लियामेंट में आ गए। और फिर नवाज शरीफ ने अपने इब्तदाई दिनों में बहुत बेहतर अंदाज से मुल्क को संभाला, जिस मुल्क को काफ़ी हद तक जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने संभाल लिया था। मतलब तकरीबन मुआशी लिहाज से उस दौर में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड सतह पे चली गई थी 2008 से 2013 के दौरान। और इतनी एक्सपोर्ट्स बढ़ी कि पिछले और अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जरदारी साहब ने एक नारा लगाया था अपनी हुकूमत के एवाइल में ही कि हमें एड नहीं चाहिए, ट्रेड चाहिए। मतलब हम कारोबार करेंगे, हमें इमदाद नहीं दें, हमें भीख नहीं चाहिए। और उस पर वो अमल पैरा रहे सख्ती से। उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, दुनिया के साथ कारोबार किया और यूँ वो सी पैक जैसा एक मेगा प्रोजेक्ट लेने में कामयाब हो गए। ये गेम चेंजर प्रोजेक्ट था, एक ज़बरदस्त मंसूबा है पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए। अब जो सूरत हाल है इसके मुतल्लिक हम कल बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।